तो देखो, क्लास नंबर 2 एनपीओ अपना चल रहा था, ठीक है। और एनपीओ में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कल की क्लास में अपन लोगों ने कर लिया था डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस था वो अपन ने कल की क्लास में कर लिया था। तो हेडिंग लगाओ आज की क्लास की, आप हेडिंग लगाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडिंग लगाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अपने को 3 जो हैं बनाने होते हैं क्या, अकाउंट। फर्स्ट है आपका द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकंड अपने को बनाना होता है कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। ओके, फर्स्ट की हेडिंग लगाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इतनी बात क्लियर? चलिए, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्स्ट लिखो, फर्स्ट बात, इट इज रियल अकाउंट। कैसा अकाउंट होता है ये? रियल अकाउंट होता है। ओके, सेकंड आप इसमें लिखो दिस अकाउंट इज summary of the transaction appearing in the cash book। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, पढ़ के बताओ। इट इज ए रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है ये? रियल अकाउंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या था, दिस अकाउंट इज ए समरी ऑफ द ट्रांजेक्शंस अपियरिंग इन द कैश बुक। जो ट्रांजेक्शंस कहां पर अपियर होते हैं, कैश बुक में, वही ट्रांजेक्शंस को हम लोग यहाँ पर एज ए समराइज लिखते हैं, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड at the end of the accounting period। कब प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डेबिट। इसमें क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आता है वो क्या होता है, डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है, जो जाता है, व्हाट गोस आउट। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इट स्टार्ट्स with the opening balance। It start with the opening balance of
कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। किसके साथ में ये होता है स्टार्ट? ओपनिंग बैलेंस में क्या बनेगा? कैश इन हैंड, या फिर अगर बैंक में बैलेंस दिया है उससे ये जो है अकाउंट स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखो। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड, ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड। सारी की सारी जो कैश रिसिप्ट हैं वो रिकॉर्डेड होंगी ऑन द डेबिट साइड, ऑन द डेबिट साइड। क्लियर हो गया? तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? सारी की सारी रिसिप्ट जितनी भी होगी वो सारी किस तरफ आ जाएगी? डेबिट साइड पे ऑफ दिस अकाउंट। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। वेदर दे आर अब देखिए सारी रिसिप्ट जो है किस तरफ आ जाएगी? डेबिट साइड में आ जाएगी। तो सारे पेमेंट जो है किस तरफ आ जाएंगे? आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड आ जाएंगे। ठीक है, 7th पॉइंट डाल दो। यस, 7th पॉइंट आप इसको मेंशन कर सकते हो। ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो कैसे होगा? देखिए पॉइंट नंबर 8, दो तरीके के आपके जो हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर का और एक होता है रेवेन्यू नेचर का। तो हम यहां पर क्या मेंशन करते हैं? हम यहां पर कैपिटल प्लस रेवेन्यू। देखो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स में डिफरेंस क्या है? जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, जैसे टेलीफोन बिल हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया। लेकिन कैपिटल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि अगर आप जो लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं, मतलब कि जो साल में एक बार होते हैं, वो तो कौन से ट्रांजेक्शन्स हो गए? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो गए। और वो ट्रांजेक्शन जो साल में कई बार होते हैं वो ट्रांजेक्शन कौन से हो गए? रेवेन्यू नेचर। तो आप इसको यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए जैसे तो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं? जो साल में एक बार होते हैं। ठीक है, वो कौन से ट्रांजेक्शन? कैपिटल नेचर के। रेवेन्यू नेचर के जो साल में कई बार होते रहते हैं, साल में कई बार होते रहते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन्स क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन जो है हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 हेडिंग लगाइए। पॉइंट नंबर 9, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट shows closing balance of cash, closing balance of cash और बैंक। तो इस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या शो करता है? क्लोजिंग बैलेंस को शो करता है किसका? कैश का या फिर बैंक का? कैश या बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे शो करता है क्या? इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ठीक है, तो जो कैश से रिलेटेड नहीं होगा या जो कैश आइटम नहीं होगा या जो कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा वो इस अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि नाम क्या है अकाउंट का? बैंक से होगा, लेकिन कैश में होना चाहिए ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश इन हैंड और कैश में होना चाहिए। जैसे उधार वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। पेमेंट उसका बैंक से आए चाहे कैश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक आया तो वो भी तो कैश से ही हो रहा है। वो तो ओपनिंग बैलेंस है ना,
मतलब पेमेंट आपके पास चाहे बैंक के थ्रू आ जाए, बट वो इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। उधार परचेज, उधार सेल, ये सब चीजें इस अकाउंट में नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात? एक चीज इसमें और क्लियर कर दूं, जो कैपिटल और जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ट्रांजेक्शन चाहे प्रीवियस ईयर के हो तो भी आएंगे, चाहे वो करंट ईयर के हो तो भी आएंगे, और चाहे वो फ्यूचर के हो तो भी आएंगे। ठीक है, प्रीवियस, करंट और फ्यूचर तीनों के, या नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर को आप क्या बोलते हो, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तीनों ईयर के इसमें क्या होंगे, मेंशन होंगे सारे रिसिप्ट और सारे पेमेंट जो कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के हैं, तीनों ईयर के यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। क्लियर है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। ओके, लास्ट पॉइंट, 11th पॉइंट और लिखो इसमें आप। 11th पॉइंट क्या था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इज सिमिलर टू कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। ठीक है, तो अगर कैश बुक के सिमिलर है तो क्या ये जानना चाहोगे कि किस तरीके से जो है इसको सिमिलर बनाता है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कैश बुक में आती है और यहाँ नहीं आती है? तो उसके लिए आपको करना क्या है, चलो हेडिंग लगाओ एक बार, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। चलिए लिखो आप, बेसिस यहां लिखो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहां लिखो आप कैश बुक। ओके, चलिए तो बेसिस में नंबर 1 पॉइंट लिखो, बेसिस। ठीक है, तो बेसिस में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो बेस। यस, और बेस में आप लिखो बेस क्या होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बेस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बेस होता है, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है किसको बेस बनाकर प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक को। ठीक है, और यहां लिखो आप कैश बुक में लिखो प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? चलो सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट का जो आपका बेस है, जिसके बिहाफ पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, पीरियड। पीरियड में फर्स्ट सबसे पहले लिखो आप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, कब प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ठीक है, और यहां लिखो इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। ये किसकी समरी होती है, कैश बुक। और यहां लिखो इट इज प्रिपेयर्ड on the basis of daily transaction. It is prepared on the basis of daily transactions. ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट लिखिए, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड जो अपना बेसिक अपन जो इसमें डिफरेंस बता रहे हैं उसका बेस क्या है थर्ड का, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें लिखिए इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो आपका डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक का? चलिए, और यहाँ लिखिए रिसिप्ट और पेमेंट में ये वाली बनता ही नहीं है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम समझते हो, जिसकी दो जगह ट्रांजेक्शन होते हो, दो जगह जिसका इफेक्ट होता हो। तो इसमें लिखो इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? ये तो पार्ट होता है किसका, डबल एंट्री सिस्टम। चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और इसमें लिखिए आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिखो, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखो, इसे तो कहते हैं इट हैज रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। यहां तो क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड होता है। इज दैट क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए कि आप डेबिट में क्या लिखते हो, सारे रिसिप्ट लिखते हो, मतलब कि जो आपका अकाउंट होता है इस तरफ, तो ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। इधर क्या आ जाएंगे, पेमेंट, और इधर क्या आ जाएगा, क्लियर? और यहां लिखो इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, लेजर फोलियो कॉलम। ठीक है, लेजर फोलियो कॉलम क्या, ये कौन सा कॉलम होता है? एलएफ बनाते थे आप अकाउंटिंग में। हाँ। तो इसमें लिखो लेजर फोलियो कॉलम, एलएफ। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलएफ। तो इट हैज नो एलएफ कॉलम, ठीक है, और इट हैज एलएफ कॉलम, इट हैज एलएफ कॉलम। इज दैट क्लियर? चलिए, और लास्ट आप यहां पर डिफरेंस का पॉइंट लिखोगे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, ओके, और इंस्टीट्यूशंस में लिखोगे प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताना? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसमें लिखो आप प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट सीकिंग फर्म्स और एनपीओ। ठीक है, ये जो प्रिपेयर किया जाता है तो वो फर्म जो प्रॉफिट की तरफ देख रही है या प्रॉफिट चाहती है, सीकिंग का मतलब चाहती है या देख रही है, प्रॉफिट की तरफ देख रही है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक। और जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्विस रेंडर करना चाहते हैं पब्लिक को या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस को, अपने मेंबर्स को, तो वो लोग जो एनपीओ बनाते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ की तरह काम कर रहा है वो जो है
क्या प्रिपेयर करता है? R&P अकाउंट प्रिपेयर करता है। क्लियर है? फर्म्स और एनपीओ भी बना सकते हैं ये, कैश बुक कोई बाउंडेशन नहीं है, बट एनपीओ क्या बनाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा। क्लियर है? इतनी बात बताओ, क्लियर है यहाँ तक का? चलिए चलो देखो, आज आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है देखो, समझो फॉर्मेट क्या है, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसका लॉक कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो, तो बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक अगर है तो, ओके। साथ साथ आप उसको समझते चलना, उतार भले ही बाद में ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। सबसे पहले अच्छा, ये साइड कौन सी है आपकी? रिसिप्ट साइड है, और ये साइड कौन सी है आपकी? पेमेंट साइड है। अमाउंट आप यहाँ मेंशन कर ही लोगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक। अगर आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है या बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वो दोनों अमाउंट यहाँ आ जाएंगे। टू रेवेन्यू रिसिप्ट, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की रिसिप्ट होती है अपने पास, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल सब यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएंगे, ठीक है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? कैपिटल रिसिप्ट। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट साल में कई बार होती रहती है, कैपिटल रिसिप्ट जो साल में एक ही बार होती है, मतलब कि यूजुअली अकर्ड इन मेनी टाइम्स इन ए ईयर, दैट वी कॉल रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड यूजुअली अकर्ड इन ए वन टाइम, रेयरली, तो वो क्या चला जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि अगर अपन बात करें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, अब देखो सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, कल भी बताया था सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अगर आएगी रिसिप्ट मानी जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। जनरल डोनेशन, कोई सामान्य डोनेशन आ रही है, देखो डोनेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कब यूज में आएगी वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जनरल डोनेशन कहाँ जाएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड आ जाएगी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है? सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मतलब जो समय समय पर अगर आप चीजें कुछ बेच रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, लॉकर रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप्स, प्रोसीड्स ऑफ शो, मिसलिनियस रिसिप्ट्स, एंट्रेंस फीस और ग्रांट इन एड, ये सारे जितने भी रिसिप्ट है ये किस तरफ आ जाएंगे? रिसिप्ट साइड आ जाएंगे। सब किस तरीके के नेचर के हैं? रेवेन्यू नेचर के हैं। सेकंड है आपका लीगेसी, कल भी मैंने आपको बताया था, लीगेसी कोई पैतृक संपत्ति होना, पैतृक की कोई इनकम होना जो आपको दादा परदादा पापा से मिली हो। यस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ में एक ही बार इसको पे करना है, तो अगर एक ही बार होगा लाइफ में, तो उस अकाउंटिंग ईयर में पूरे में एक ही बार होगा, तो लाइफ मेंबरशिप आपकी क्या रह जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट रह जाएगी, ओके। फिर है आपका स्पेसिफिक डोनेशन, कौन सा डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन। मैंने आपको बताया जनरल डोनेशन जाएगा किसमें? रेवेन्यू रिसिप्ट में, और स्पेसिफिक डोनेशन जाएगा किसमें? कैपिटल रिसिप्ट में। अब कैपिटल रिसिप्ट जहां पर आएगी वहां पर क्या आएगा? स्पेसिफिक डोनेशन आएगा, कि वो डोनेशन जो किसी स्पेशल काम के लिए दिया गया, वो कौन सा डोनेशन हो जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। फिर है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, मतलब मैंने कोई शेयर ले रखे थे, उन शेयर्स को बेच दिया, तो उस बेचने से जो इनकम होगी वो किस में जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। उसके बाद बात करें सेल ऑफ फिक्स असेट, आपने कोई कार थी, मेरे पास कोई कार थी, उसको मैंने बेच दिया, किस में चला जाएगा? फिक्स असेट को सेल करने में। और एंडोमेंट फंड एक तरीके का फंड होता है, आपको नेक्स्ट या आगे वाली क्लास में मैं एक साथ सारे फंड बताता हूँ, इसमें स्पोर्ट्स फंड, म्यूचुअल फंड है ना, एंडोमेंट फंड, सारे फंड एक साथ आ जाएंगे। हाँ, तो ये सारे फंड आ जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद बात करें टू बैलेंस सीडी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये चीज कब आएगी अभी बताता हूँ। बाई बैलेंस बीडी, अगर आपने कुछ बैंक से लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट, अगर उसको ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, और उसका क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू पेमेंट्स इस तरफ आ जाएंगे, जिसमें वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरीज हो गया, पोस्टेज हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ऑनरेरियम हो गया, कन्वेनेंस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रिपेयर्स हो गया। और कैपिटल पेमेंट कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके पास परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, और परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों नेचर के कौन से रहेंगे भाई? कैपिटल, साल में आप एक ही बार कोई चीज फिक्स असेट खरीदोगे, रोज तो कार खरीदने जाते ही नहीं है, रोज कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, तो दोनों नेचर, इनका दोनों का नेचर किस तरीके का रहेगा?
कैपिटल पेमेंट्स का। और फिक्स डिपॉजिट अगर आपने कोई एफडी कराई है, अब एफडी ऐसा तो नहीं है ना कि आज कराई कल तुड़वा दी, उसका भी एक टेन्योर होता है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसी के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और बाई बैलेंस अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है किसका, बैंक का या फिर कैश का। अब एक बार बताओ, सिंपल सी बात है कि रिसिप्ट और पेमेंट में ज्यादा क्या होगा, ज्यादा कौन सी कंडीशन होगी जिसमें रिसिप्ट ज्यादा हो और पेमेंट कम हो। अगर ये कंडीशन रहेगी तो फ्रूटफुल रहेगी एनपीओ के लिए। तो अगर रिसिप्ट ज्यादा होगी और पेमेंट कम होगा, मतलब कि इस तरफ का टोटल कम होगा, इस तरफ का टोटल ज्यादा होगा, तो क्या आ जाएगा, बाकी बैलेंस किस में चला जाएगा, बैंक ओडी में। और अगर पेमेंट ज्यादा होगा और रिसिप्ट कम होगी, मतलब खर्चे ज्यादा कर दी और पेमेंट आया कम, तो वो किस में चला जाएगा, टू बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मेट समझ आ गया। तो जो भी बैलेंस या फिगर में आएगा वो बैंक ओडी या फिर इधर क्या आ जाएगा, बैंक सीडी। क्लियर है, चलिए। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार इसको लिख के नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक देखो यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन 1 का, क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रिपेयर करना है आपको किसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। और ये एक आपको क्या दे रखा है, ट्रांजैक्शंस का समरी दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा होगा, तो कितना है, 1000। तो जो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी में आपने क्या लिखा, कैश का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1000 और 7200। तो यहाँ डेबिट साइड में रिसिप्ट में कितना आ गया, 1000 और 7200 आ गया। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड आपने किया 15-16 में 500, 16-17 में 7600 और 17-18 में 900। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी अपन यहाँ लिखते हैं कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का, वो प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर का यहाँ पर मेंशन करते हैं। सबसे पहले अपन ने बैलेंस यहाँ मेंशन किया 1000 और 7200। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन अपने को मिला 500, 7600 और 900। तीनों का टोटल कितना हुआ, 9000, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 9000 ऐसे कैसे आ गया, इस तरफ अपन क्या लिख रहे हैं, रिसिप्ट लिख रहे हैं, इस तरफ अपन क्या लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे। ओके, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना है, 1000, सेल किया है ना, पैसा आया होगा, रिसिप्ट हुआ होगा, इसलिए सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना आ गया, 1000 आ गया। उसके बाद में एंट्रेंस फीस आपको कितनी रिसीव हुई, 1000 रिसीव हुई। एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हुई, 1000 रिसीव हुई। ओके, तो 1000 रुपीज को आपने कहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हो गई आपको, यहाँ पे 1000 रिसीव हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई क्या, इतनी बात बताओ, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये भी आपका क्या हुआ है, सेल हुआ है। क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी आपका अगर सेल हुआ है, कितना हुआ है, 1200। तो यहाँ पर भी आपने क्या मेंशन कर दिया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1200। ठीक है, उसके बाद में डोनेशन रिसीव्ड हुआ है पवेलियन के नाम से, कितना, 4600, जो आपका यहाँ 4600। तो यहाँ तक की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो सारी कौन सी थी, रिसिप्ट वाली थी। अब जो ट्रांजेक्शन है रेंट पेड, ये आपका क्या हो गया, पेमेंट साइड हो गया। तो रेंट आपका कितना आ गया, 3000 रुपए, जो यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में स्पोर्ट मटेरियल परचेस आपने किया 4800, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी आपका पेमेंट है, 600 यहाँ मेंशन है। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस 2000, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद में सैलरी पेड हो गया। उसके बाद में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया, फ्यूचर एक्सपेंसेस, फर्नीचर एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। और अब देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस तक कितना हो गया, 1200। उसके बाद में क्लोजिंग कैश इन हैंड, आपके पास हैंड में कैश कितना था क्लोजिंग टाइम पे, 400। जब आपने इधर का टोटल लगाया तो इधर का टोटल मतलब कि रिसिप्ट का टोटल आपको कितना मिला, 25,000 रुपीज मिला। ठीक है, और यहाँ पर जब आप यहाँ का टोटल लगाएंगे तो जो भी टोटल यहाँ आएगा 25,000 में से उस टोटल को लेस करने के बाद में बैंक का बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा आपके पास में, 6,600। क्लियर है इतनी बात, और टोटल दोनों तरफ का क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर में कितना आ गया, 6,600 रुपए का जो अमाउंट आया बैलेंसिंग फिगर में आया। इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चलिए।